हेलो दोस्तों, तो आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज फिजिक्स का तीसरा लेक्चर है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के बारे में, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। सबसे पहले हम ये जाने कि दर्पण जो है क्या है। दर्पण क्या है? देखिए, दर्पण जो है एक वैसा परावर्तक सतह होता है जिस पर प्रकाश की किरणें पड़ने के बाद उनका परावर्तन हो जाता है। अर्थात दर्पण जो है एक परावर्तक सतह होता है जिसका एक पृष्ठ क्या होता है, रजतित किया हुआ होता है, यानी पेंट किया हुआ होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक दर्पण है, यह एक दर्पण है, तो इस दर्पण का एक पृष्ठ क्या किया होगा, पेंट किया होगा, ताकि दूसरा पृष्ठ से क्या हो, प्रकाश का परावर्तन हो जाए। ठीक है। इस प्रकार दर्पण जो है एक परावर्तक सतह है, एक परावर्तक सतह है जिसका एक पृष्ठ रजतित होता है तथा दूसरा पृष्ठ जो है परावर्तन के लिए खुला होता है। ठीक है। आइए हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर में दर्पण से संबंधित कुछ बातें और दर्पण कितने प्रकार का होता है। बिल्कुल आसान भाषा में देखिए, हमें देखना है कि दर्पण जो है कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले दर्पण को तीन भागों में बांटा जाता है, तीन प्रकार का होता है। एक होता है सबसे पहला समतल दर्पण। सबसे पहले दर्पण जो है तीन प्रकार का होता है। पहला दर्पण का नाम है कौन सा, समतल दर्पण। दूसरा दर्पण जिसे हम लोग कहते हैं गोलीय दर्पण, और तीसरा जिसे बोला जाता है परवलयिक दर्पण। ठीक है, जिसे बोला जाता है परवलयिक दर्पण। ठीक है। चलिए हम लोग बारी बारी से तीनों दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। समतल दर्पण क्या है? तो समतल दर्पण जो है एक वैसा दर्पण है जिसका परावर्तक सतह समतल होता है, प्लेन होता है। जैसे मान लीजिए यह क्या है, एक समतल दर्पण है जिसका परावर्तक सतह प्लेन है और इसका एक पृष्ठ जो है रजतित है, यानी पेंट किया हुआ है। यानी जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है। समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसके बारे में जो है हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसकी मदद से उसे देख सकते हैं। ठीक है। चलिए अब हम लोग समझते हैं गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण क्या है? तो गोलीय दर्पण जो है एक वैसा दर्पण है जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का होता है। ठीक है। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का होता है। ठीक है। देखिए गोलीय दर्पण जो होता है यह दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। ठीक है। एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। ठीक है। बारी बारी से हम दोनों दर्पण के बारे में पढ़ेंगे आज। सबसे पहले अवतल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण एक वैसा दर्पण है जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, अंदर की ओर धंसा होता है। ठीक है। और जो बाहर वाला हिस्सा होता है वह पेंट किया हुआ होता है। जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है उसे हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। फिलहाल के लिए इतना ही देखा जाए, बाद में समझेंगे कि अवतल दर्पण से कैसे परावर्तन होता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है, अभी देखेंगे। ठीक है। उसके बाद उत्तल दर्पण। फिलहाल के लिए इतना समझा जाए कि उत्तल दर्पण उस परावर्तक सतह को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह जो है बाहर की ओर उभरा होता है तथा अंदर वाला भाग जो होता है रजतित होता है, यानी पेंट किया हुआ होता है। जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा होता है उसे हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, समझ में आया। जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा होता है उसे हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण से बाहर वाले हिस्से से क्या होता है, जो उठा हुआ हिस्सा है इधर से प्रकाश का परावर्तन होगा, और अवतल दर्पण में अंदर की ओर जो धंसा वाला हिस्सा होता है, धंसा हुआ होता है, उधर से क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, समझ में आया। अब हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यह समझेंगे कि गोलीय दर्पण जो है, गोलीय दर्पण में कुछ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। उन बिंदु को हम लोग समझ लेंगे तब जो है हमें आगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उससे प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है यह समझने में आसानी होगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद। ठीक है। गोलीय दर्पण से
संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद। ठीक है, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद या महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहले गोलीय दर्पण में हम पढ़ेंगे, एक सब कुछ लिख लेगा और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वक्रता केंद्र के बारे में। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र क्या है? ठीक है, देखिए गोलीय दर्पण जिस गोले का एक टुकड़ा होता है उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे मान लीजिए यह एक गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण है, तो जो इसका मध्य बिंदु होगा, एकदम जो केंद्र होगा, जैसे इसको हम वृत्त की तरह ना देखें, एक गेंद की तरह देखें। गेंद का जो एकदम बीच वाला हिस्सा होता है वही क्या होता है, केंद्र होता है उसका। उसी तरह गोले का जो एकदम मध्य वाला बिंदु होता है, एकदम बीच में जो बिंदु होता है, उस बिंदु को हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को जो है C से सूचित किया जाता है, वक्रता केंद्र को C से सूचित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद वक्रता केंद्र के बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला दूसरा जो है दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव क्या है? गोलीय दर्पण का तो वक्रता केंद्र समझ में आया कि गोलीय दर्पण जिस गोले का एक केंद्र होता है, जिस गोले का एक भाग होता है उसके केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। अगले पढ़ेंगे हम लोग ध्रुव के बारे में। ठीक है, चलिए देखिए गोलीय दर्पण के जो ज्यामितीय भाग होता है, ज्यामितीय भाग, उसके मध्य बिंदु को हम लोग कहते हैं ध्रुव। जैसे मान लिया जाए अगर इस गोलीय दर्पण को बीचों बीच काट दिया जाए, ठीक है, तो यह दो भागों में बट जाएगा। कैसे? एक यहां पर देखिए, एक ऐसे बट जाएगा और दूसरा ऐसे बट जाएगा। ठीक है, इसको हम बीच बीच काट दिए तो ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, अगर इसका एक पृष्ठ रचित कर दिया जाए, पेंट कर दिया जाए, तो यह एक प्रकार से अवतल दर्पण बन जाएगा, अवतल दर्पण। और इसका अंदर वाला भाग रंग दिया जाए, पेंट कर दिया जाए, तो यह बन जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, तो यह जो है गोलीय दर्पण का क्या है, एक ज्यामितीय भाग है। ठीक है, और इसी ज्यामितीय भाग का जो मध्य बिंदु होता है, बीच का बिंदु होता है, उसे हम लोग कहते हैं ध्रुव। इसे हम लोग कहते हैं ध्रुव। उत्तल दर्पण का भी ध्रुव होगा। ठीक है, तो किसी भी गोलीय दर्पण के ज्यामितीय भाग का जो मध्य बिंदु होता है, केंद्र होता है, उसको हम लोग कहते हैं ध्रुव। ध्रुव को जो है P से सूचित किया जाता है, ध्रुव को P से सूचित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद गोलीय दर्पण से संबंधित तीसरा परिभाषा जिसको हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या है? तो देखिए, जो जैसे मान लीजिए यहां पर एक दर्पण हो जाएगा और इस दर्पण का यहां पर क्या हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा। ध्रुव को P से सूचित किया जाता है, वक्रता केंद्र को C से। अब इस ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है एकदम सीधा होगा। ठीक है, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष, या इसका एक दूसरा नाम है प्रधान अक्ष। याद रखिएगा कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद गोलीय दर्पण से संबंधित चौथा महत्वपूर्ण बात है दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक, द्वारक का मतलब क्या होता है, दर्पण की चौड़ाई। जैसे गोलीय दर्पण में यह एक अवतल दर्पण है या एक उत्तल दर्पण है, तो यह जो चौड़ाई है इसका, यह इस उत्तल दर्पण का द्वारक है। यह जो चौड़ाई है यह एक अवतल दर्पण का द्वारक है। यानी गोलीय दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं? तो हम कह सकते हैं कि जो दर्पण का चौड़ाई होता है, दर्पण के चौड़ाई को हम लोग कहते हैं दर्पण का द्वारक। ठीक है, समझ में आया। चलिए गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ और पदों में अगला हम लोग देखेंगे 5 नंबर में वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या के बारे में देखिए, जो दर्पण का ध्रुव होता है, दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र, इनके बीच की जो दूरी होती है, इसी दूरी को हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। इसे R से सूचित किया जाता है। दर्पण का जो ध्रुव होता है और वक्रता केंद्र होता है, इनके बीच की जो दूरी होती है, इसी दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, वक्रता त्रिज्या का एक और परिभाषा हो सकता है कि गोलीय दर्पण जिस गोले का एक टुकड़ा होता है
उस गोलीय दर्पण की त्रिज्या जो होती है वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, आसान भाषा में याद करने के लिए क्या हो जाएगा कि दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र, दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, सॉरी, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या कहलाती है। याद हो गया? चलिए ठीक है, वक्रता त्रिज्या आप लोगों को समझ में आया। इस प्रकार अब हम पढ़ेंगे दर्पण से संबंधित कुछ और बातों में फोकस के बारे में। ठीक है, 5 अगला 6 नंबर हम लोग पढ़ेंगे फोकस के बारे में। ठीक है, फोकस को पढ़ने के लिए हम क्या कर रहे हैं, गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण को 2 भागों में बांट दे रहे हैं, एक उत्तल दर्पण है, एक अवतल दर्पण। ठीक है, हम लोग अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है, कहां होता है, उसके बाद देखेंगे कि उत्तल दर्पण का फोकस कहां होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यह हमारा हो गया अवतल दर्पण, इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ है, तो यह हो गया हमारा कौन सा, अवतल दर्पण। मान लीजिए इस अवतल दर्पण का यह वाला बिंदु क्या हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहां पर जो है एक प्रधान अक्ष को खींच दिए और इस प्रधान अक्ष पर एक केंद्र डाल दिए C, जिसका नाम है वक्रता केंद्र। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में, दर्पण का फोकस। अगला हेडिंग क्या है हमारा, फोकस। फोकस क्या है, तो देखिए जो यह प्रधान अक्ष है, इसी प्रधान अक्ष के समानांतर यदि कोई किरण आती है, समानांतर, यदि प्रधान अक्ष के समानांतर दर्पण पर कोई किरण आपतित होती है, यदि प्रधान अक्ष के समानांतर कोई भी किरण दर्पण पर आपतित होती है, तो उसका परावर्तन प्रधान अक्ष के किसी न किसी बिंदु से होकर होता है। जब प्रधान अक्ष, सॉरी लाइन सीधा होगा, ठीक है, हाँ, ठीक है, जब प्रधान अक्ष के समानांतर कोई किरण आती है तो वह परावर्तन के बाद दर्पण पर टकराती है और परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के किसी न किसी बिंदु से होकर गुजरती है। यही जो बिंदु होता है वह क्या होता है, फोकस कहलाता है। ठीक है, यही बिंदु क्या होता है, फोकस कहलाता है। याद रहे जो अवतल दर्पण है इसका फोकस जो होता है दर्पण के तरफ ही होता है, दर्पण के सामने होता है। याद रहे कि अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है, दर्पण के सामने होता है। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि जो अवतल दर्पण है इसका फोकस जो है वास्तविक है, वास्तविक है। अवतल दर्पण का जो फोकस होता है दर्पण के सामने होता है और वास्तविक रूप से क्या हो रहा है, दर्पण के प्रधान अक्ष को काट रही है। जब किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही है तो वह प्रधान अक्ष के किसी न किसी बिंदु पर वास्तव में काट रही है, और जब वास्तव में कोई चीज कटता है तो उसको क्या बोला जाता है कि वहां पर वास्तविक होगा। तो यहाँ पर जो फोकस बना अवतल दर्पण का फोकस, वह क्या बना, वास्तविक हुआ। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण के बारे में। जैसे मान लीजिए यह हो गया उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में यदि कोई, यह हो गया प्रधान अक्ष। ठीक है, अगर इसको हम थोड़ा सा काल्पनिक रूप से आगे बढ़ा दें, ठीक है, अगर इस पर प्रधान अक्ष के समानांतर कोई किरण आपतित हो रही है तो इसका क्या हो जाएगा, इस परावर्तन होगा। परावर्तन पता है आप लोगों को क्या है कि जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह पर टकराती है तो टकराने के बाद वह पुनः उसी दिशा में लौट जाती है जिधर से उसका आगमन होता है। प्रधान अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण आ रही है, टकराने के बाद फिर उसी दिशा में लौट गई, यानी यहाँ पर भी क्या हो गया, प्रकाश का परावर्तन हो गया। अगर यहाँ पर और भी किरण देखें तो प्रधान अक्ष पर नहीं टकराएगी, यहाँ पर क्या होगा, प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही है, परावर्तन के बाद दर्पण से दूर चली जाएगी, प्रधान अक्ष से दूर भागती हुई चली जाएगी। तो इस स्थिति में क्या होता है, जो परावर्तित किरण है उसको काल्पनिक रूप से पीछे की ओर बढ़ाया जाता है। परावर्तित किरण को हम लोग काल्पनिक रूप से पीछे की ओर बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब पीछे की ओर आकर प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर कटेगी वह बिंदु क्या होता है, फोकस होता है। वास्तव में उत्तल दर्पण का फोकस जो है वास्तविक किरण पर नहीं कटता है, इसलिए माना जाता है कि जो उत्तल दर्पण है उसका फोकस क्या होगा, काल्पनिक होगा। उत्तल दर्पण का फोकस क्या होगा, काल्पनिक होगा। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए, अच्छा उसके बाद हम लोग देखेंगे कि फोकस आप लोगों को समझ में आ गया। इसके बाद हम देखेंगे
फोकस दूरी के बारे में। अगला यहां पर फोकस दूरी। एक बात और, जो फोकस होता है उसे एफ से सूचित किया जाता है, बड़ा वाला एफ से सूचित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर बड़ा वाला एफ हो गया, यहाँ पर भी एफ हो गया। ठीक है, फोकस को एफ से सूचित किया जाता है। याद रहे, जो दर्पण का ध्रुव होता है और फोकस होता है, दोनों की बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। एकदम याद कर लेना है कि दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, जो अब आप लोग बताइए कि यहाँ पर क्या है, वास्तविक फोकस है, तो बताइएगा कि यहाँ पर अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होगा, अवतल दर्पण का फोकस दूरी वह ऋणात्मक होगा या धनात्मक होगा? उत्तल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होगा कि धनात्मक होगा? ठीक है, ऐसे तो हम अभी बताए नहीं हैं, चलिए बता दे रहे हैं। देखिए, जिस दर्पण, जो भी वास्तविक प्रतिबिंब होता है, चाहे वास्तविक कोई भी चीज होता है, तो वह माना जाता है कि वह धनात्मक है। जैसे मान लीजिए, देखिए हम बता रहे हैं, एक हम लोग हेडिंग पढ़ने वाले हैं चिन्ह परिपाटी। ठीक है, चिन्ह परिपाटी में क्या होता है, जैसे मान लीजिए यह हो गया हमारा एक दर्पण। ठीक है, यह हो गया दर्पण का ध्रुव, यह हो गया प्रधान अक्ष। ठीक है, अब क्या होगा कि प्रकाश की किरण परावर्तक सतह की ओर आपतित होगी। तो जब प्रकाश की किरण आती है, तो जिस दिशा में प्रकाश की किरण, जिस दिशा से प्रकाश की किरण आ रही है, अगर दूरी को उसी दिशा से नापा जाए तो वह होता है हमारा धनात्मक। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर यहां पर कोई वस्तु है, तो हम बताए थे पिछला क्लास में, चाहे अभी भी जान लीजिए कि दर्पण में कोई भी दूरी जो होती है, कोई भी दूरी इसी ध्रुव के द्वारा मापी जाती है। ध्रुव के द्वारा, यहाँ पर है ना ध्रुव P, दर्पण में कोई भी दूरी ध्रुव के द्वारा नापी जाती है। हम यहीं से कोई भी जो है दूरी मापते हैं। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर कोई वस्तु रख दी गई है, तो बोला जाए, सॉरी, यहाँ पर कोई वस्तु है और उसका प्रतिबिंब जो है दर्पण के दूसरी तरफ बना है, तो हम यहाँ से दूरी को नापेंगे तो क्या होगा, हम बोले कि अगर प्रकाश की दिशा में दूरी को नापा जाएगा तो वह धनात्मक होगा। ठीक है, देखिए और भी एग्जांपल देंगे हम, और पहले समझ लीजिए, अगर प्रकाश के विपरीत दिशा में दूरी मापा जाए तो उसका मान ऋणात्मक होता है। ठीक है, अगर कोई भी दूरी ऊपर नापा जाए, ऊपर की ओर नापा जाए, तो उसका मान जो है धनात्मक होता है। कोई भी दूरी अगर प्रधान अक्ष के नीचे की ओर नापा जाए तो उसका मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। समझ में आया? प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है, प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है, प्रधान अक्ष के ऊपर मापी गई दूरी धनात्मक होता है, प्रधान अक्ष के नीचे मापी गई दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। इस दूरी के अनुसार, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारा एक उत्तल दर्पण है, सॉरी यहाँ पर एक अवतल दर्पण है। अगर हम किसी वस्तु को यहाँ पर रख रहे हैं और इस वस्तु का प्रतिबिंब मान लीजिए दर्पण के दूसरी तरफ बन गया, यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। मान लीजिए कि यह A और B एक वस्तु है और इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर A डैश B डैश बन गया। अगर हम पूछें कि बताइए कि यह वस्तु की जो दूरी, सॉरी यह प्रतिबिंब की जो दूरी होगी, प्रतिबिंब की दूरी, यह धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी? ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ ध्रुव हो गया और ध्रुव से कोई भी दूरी मापा जाता है। ध्रुव से प्रकाश की दिशा में हम दूरी माप रहे हैं, तो यहाँ पर जो दर्पण के दूसरी तरफ प्रतिबिंब बना है, इसकी जो दूरी होगी यह होगी धनात्मक। लेकिन वस्तु को रखा गया है दर्पण के सामने, तो वस्तु कितना दूरी पर रखा गया है, तो हम यहाँ पर ध्रुव के द्वारा मापे, ध्रुव के बिंदु से मापेंगे, ध्रुव से मापेंगे। ध्रुव से जब भी मापेंगे तो क्या हो जाएगा, दूरी प्रकाश के विपरीत दिशा में चली जाएगी, तो माना जाता है कि वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक होगी। इसीलिए जब न्यूमेरिकल बनाया जाता है, जैसे दर्पण सूत्र होता है, तो दर्पण सूत्र के द्वारा कोई भी न्यूमेरिकल बनाया जाता है तो उसमें वस्तु की दूरी को हमेशा माइनस में रखा जाता है। अगर बोल दिए हम कि किसी अवतल दर्पण के सामने वस्तु की दूरी 50 मीटर की दूरी पर रखी है, अगर हम सवाल बोले कि किसी वस्तु दर्पण के सामने वस्तु जो है 50 मीटर पर स्थित है, तो इसका मतलब हुआ कि u जो है यानी वस्तु की दूरी वह -50 है, यानी वस्तु की दूरी को हमेशा माइनस में लिया जाता है।
क्यों लिया जाता है? क्योंकि यह दर्पण के सामने होता है और उसकी दूरी जब ध्रुव से नापी जाएगी तो वह क्या हो जाएगा? प्रकाश के विपरीत दिशा में होगा और इसीलिए उसका मान जो क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो। समझ में आया चिन्ह परिपाटी? चिन्ह परिपाटी अगर समझ में आया तो आप लोग बताइएगा कि अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वह धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है, और उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वह धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है? इसे आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। ठीक है, इतना साफ करने के बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम लोगों ने पढ़ लिया गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद, विभिन्न पद पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम। अगला हम लोग का हेडिंग हो जाएगा अवतल दर्पण में प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम। चलिए देखते हैं कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब को हम प्रतिबिंब को हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए हैं। एक बार और बोल दे रहा हूं कि किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है या कटती हुई प्रतीत होती है वह बिंदु उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। अब यहाँ पर जब हम लोग प्रतिबिंब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि क्यों हम बोल रहे हैं कि काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, चलिए देख रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले अवतल दर्पण में प्रतिबिंब प्राप्त करने के जो है 3 नियम है। ठीक है, या हम लोग यह कह सकते हैं कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो सबसे पहले हमारे पास 3 गो केस आता है। 3 केस को हमको पढ़ना होता है कि अवतल दर्पण में प्रकाश जो है किस तरह से परावर्तित होती है, प्रकाश के किरणों का परावर्तन किस तरह से होता है। जैसे मान लीजिए अगर यह अवतल दर्पण है, ठीक है, अगर यह अवतल दर्पण है तो इसका यह क्या हो जाएगा? ध्रुव हो जाएगा और यह हो जाएगा हमारा प्रधान अक्ष। यह हो गया अवतल दर्पण, इसका ध्रुव हो गया, यह हो गया प्रधान अक्ष। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब प्राप्त करने के 3 नियम है। पहला नियम यह है कि जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आती है, जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है तो दर्पण पर टकराने के बाद उसका परावर्तन जो है प्रधान अक्ष के एक बिंदु से होते हुए जाता है। यह बिंदु जो है फोकस कहलाता है, आप लोगों को पता है, अभी जस्ट पढ़े लोग। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा बात है कि जब कभी प्रधान अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण आएगा तो उसका परावर्तन हमेशा और हमेशा फोकस से ही होकर होगा। अब जब कभी भी हम प्रधान अक्ष के समानांतर प्रकाश को अगर आपतित कराएंगे तो उसका परावर्तन फोकस से होकर होता है। ठीक है, पहला नियम क्या हुआ कि प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणों का परावर्तन फोकस से होकर होता है। ठीक है, जैसे मान लिया यहां पर हो गया, यह किरण भी क्या है? प्रधान अक्ष के समानांतर है, यह वाला किरण दर्पण पर टकराया तो इसका परावर्तन कैसे होगा? इसी फोकस से होकर होगा, इसी फोकस से होकर चली जाएगी। समझ में आया? अवतल दर्पण में प्रतिबिंब प्राप्त करने का पहला नियम है कि जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आती है तब उसका परावर्तन दर्पण के फोकस से होकर होता है। ठीक है, चलिए दूसरा नियम हम समझते हैं। दूसरा नियम क्या है कि अगर यह मान लीजिए कि हमारा अवतल दर्पण है और यह हो जाएगा दर्पण का ध्रुव, यह हो जाएगा हमारा दर्पण प्रधान अक्ष। ठीक है, यहां पर होता है हमारा फोकस और इसी दूरी पर होता है हमारा वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र होता, अभी पढ़े हैं हम लोग। जब प्रकाश की किरण, याद है, जब प्रकाश की किरण इस वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण पर आपतित होती है, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण पर आपतित होती है तो उसका परावर्तन भी पुनः वक्रता केंद्र से हो जाता है।
ठीक है। पहला नियम क्या है कि जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है तो उसका परावर्तन फोकस से होकर होता है। दूसरा नियम क्या है, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण पर आपतित होती है तो उसका परावर्तन पुनः वक्रता केंद्र से ही हो जाता है। ठीक है, चलिए तीसरा नियम हम लोग समझते हैं। तीसरा नियम यह है कि जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आती है तो वह फोकस से होकर चली जाती है। जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आपतित होती है तो उसका परावर्तन भी वक्रता केंद्र से होता है। लेकिन जब प्रकाश की किरण, मान लीजिए यह दर्पण का फोकस है, जब प्रकाश की किरण दर्पण के फोकस पर आपतित होगी, जब प्रकाश की किरण दर्पण के फोकस से होते हुए दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद यह परावर्तित किरण प्रधान अक्ष के समानांतर चली जाती है। याद रहे, पहला क्या है कि यदि प्रधान अक्ष के समानांतर किरण आपतित हो रही है तो परावर्तन फोकस से होगा। तीसरा नियम क्या है कि यदि आपतित किरण फोकस से होकर दर्पण पर आपतित हो रही है तो उसका परावर्तन प्रधान अक्ष के समानांतर होगा। यह 3 नियम आप लोगों को समझ में आया? अगर यह समझ में आ गया तो प्रतिबिंब बनाना आपके लिए एकदम आसान है। अगर यह समझ में नहीं आया तो वीडियो को बैक करके पुनः देखिए, ठीक है, समझ में आ जाएगा। चलिए एक बार और बता दे रहे हैं कि जब प्रधान अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण आती है तो उसका परावर्तन फोकस से होकर होता है। जब वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरणों का आपतन होता है तो उसका परावर्तन भी वक्रता केंद्र से होता है। जब फोकस से होते हुए किरण का आपतन होता है, आपतित होती है, तो उसका परावर्तन जो होता है प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाता है। अगर यह बात आपको समझ में आ गई तो आगे आपको प्रतिबिंब बनाने में बहुत ही सुविधा होगी और प्रतिबिंब आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। आज के लिए रहने दे रहे हैं, बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है और उत्तल दर्पण में जो है प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम क्या है और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।